नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन से आप लोग बताना शुरू करिए। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन से आप लोग बताना शुरू करिएगा और थोड़ा आंसर में थोड़ा फास्ट में दीजिएगा, थोड़ा स्पीड में आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, जाति प्रथा। पहला का सी ऑप्शन होगा। अगला, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को किसके लिए आवश्यक मानता है? जवाब क्या होगा? कार्यकुशलता के लिए। समय नहीं देंगे आपको हम, 12 सेकंड का समय काफी है प्यारे बच्चों। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप परीक्षा हॉल में जाते हैं, आधा घंटा के अंदर आपको 100 क्वेश्चन बनाने के लिए देगा, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो यह जो पाठ है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। बाबू तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? चौथा नंबर। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। यानी कि चौथा का प्यारे बच्चों ए ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ है? 14 अप्रैल 1891। ध्यान रखना बाबू, 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? आदर्श समाज हमारा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बताओ बाबू, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण। और बहुत सारे बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं। बताओ बाबू, लाइक करने में रुपया लग रहा है? अगर नहीं तो एक बार जल्दी से पहले सब लाइक करिए। सभी बच्चे एक बार जल्दी से पहले लाइक करिए। एक बार सभी बच्चे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना? सभी बच्चे जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए भाई, तब मजा आएगा। बताओ बाबू, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा गरीबी, बेरोजगारी। जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, जवाब होगा बेरोजगारी। 7 का ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना? आगे बढ़ जाए। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? तो मानव मुक्ति का पुरोधा भीमराव अम्बेडकर को ही कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, मानव मुक्ति का पुरोधा भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। आगे, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? 9वां नंबर क्वेश्चन आप जल्दी से बता दीजिए, ठीक है? 9वां नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा स्वाभाविक नहीं है क्यों? 9वां नंबर क्वेश्चन का जवाब बता दीजिए। जवाब हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। जवाब क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। और आज प्यारे बच्चे एक चीज और आपको बता देते हैं, अपना जो 9th क्लास का चैनल था, अपना 9th क्लास का चैनल, उस पर आज 1 लाख का परिवार पूरा हो रहा है। इसलिए आज रात में 9:30 बजे सेलिब्रेशन मनाया जाएगा। आप लोगों को भी आमंत्रण दिया जाता है कि उस सेलिब्रेशन में जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना? तो आमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं ना? आमंत्रण स्वीकार है ना बाबू? एक बार जल्दी से बताओ आप लोग, आमंत्रण स्वीकार है? रात में 9:30 बजे, मतलब इस क्लास के खत्म होने के जस्ट बाद प्यारे बच्चों लोग सेलिब्रेशन करेंगे 1 लाख वाला, तो उसमें आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आमंत्रण स्वीकार करिएगा, ठीक है? जरूर आइएगा। बहुत दिन के बाद एग्जाम के टाइम में सेलिब्रेशन मना रहे हैं, शायद इसके बाद आप लोगों को सेलिब्रेशन मनाने का मौका एग्जाम के बाद 11th क्लास में मिलेगा, तो आप लोगों का 10वीं क्लास का लास्ट सेलिब्रेशन जरूर आइएगा आप लोग। चलिए, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? जवाब क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का निर्माता। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो प्यारे बच्चों बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है? महू, मध्य प्रदेश। यानी कि 11 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? जवाब होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आप लोग ट्रिक बताए थे कि हम भीम है, हम श्रम का विभाजन नहीं करते हैं, तो बाबू इसका ट्रिक हम आपको बताए थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ। आगे आप लोग बता दीजिए, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो जवाब होगा ज्योतिराव फूले। 14 का प्यारे बच्चों सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कबीर और बुद्ध। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिराव फूले थे। जवाब हमें लगता है कि इनमें से सभी होगा क्या? भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति तीनों हो जाएंगे ना? भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति तीनों है ना? हमें लगता है तीनों हो जाएगा, बुद्ध, कबीर और ज्योतिराव फूले तीनों हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 15 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है? हु आर सुधराज किनकी रचना है? हु आर सुधराज, तो हु आर सुधराज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की रचना है। 15 का ये ऑप्शन। आगे, भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो ध्यान रखिएगा, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर वह उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका गए थे। अगला नंबर क्वेश्चन, द अनटचेबल्स किनकी रचना है? 17 नंबर क्वेश्चन, द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की रचना है, द अनटचेबल्स। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब, 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट से आप लोग बता दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग एक बार जल्दी से बताइए। कहा है कि किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब के नाम से जानते हैं। अगला, प्यारे बच्चों चैप्टर 1 में आप लोगों का टोटल 18 क्वेश्चन है, तो 18 क्वेश्चन आप लोग याद करके रखिएगा, आएगा तो इसी में बाहर से नहीं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 20 के दांत। 20 के दांत क्या बताए थे? शर्मा जी के घर में 20 का दांत रहता है, यानी कि शर्मा जी, नलिन विलोचन शर्मा इसके लेखक, याद रखिएगा, नलिन विलोचन शर्मा। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो जवाब होगा खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, याद रखिएगा, खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर के गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ध्यान रखिएगा, सेन साहब ने ये बात बोला था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर के गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, खोखा के दांत किसने तोड़े? तो ध्यान रखिएगा, मदन ने। खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन ने। आगे, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? बाबू चौथा नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, 1916 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेन साहब की कार की कीमत, सेन साहब की कार का कीमत कितना था? 7,500 था ना? तो जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन। अगला बताइए, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा था, तो बी नंबर ऑप्शन बाबू सही हो जाएगा। अगला, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे? मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से हो सकता है ना, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। मोटर को अगर कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? खोखा से। आगे, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 8वां नंबर क्वेश्चन, तो याद रखना बाबू, 20 के दांत कहानी के रचयिता है नलिन विलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये पांचों किसकी बहनें थी? जवाब बताइए बाबू। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये पांचों किसकी बहनें थी? तो ध्यान रखिएगा, ये पांचों किसकी बहनें थी? नहीं बाबू, मदन की नहीं, खोखा की बनी थी ना, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 9 का बी ऑप्शन। आगे बताइए, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? तो यह सेन साहब का कथन है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका था? सेन साहब का कथन था। आगे बता दीजिए, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या कौन है? तो 20 के दांत कहानी है, 20 के दांत कहानी है। आगे बताइए, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? 12 नंबर, तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। मदन के लिए मार खाना एकदम मामूली बात था प्यारे बच्चों। आगे बताइए, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? 13 नंबर, तो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखित कहानी है 20 के दांत। एकदम क्लियर, वाह क्या बात, बहुत बढ़िया। ऐसे एकदम धनाधन जवाब दीजिए,
ऐसे ही एकदम धनाधन जवाब आना चाहिए। बताइए सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब की पांचों लड़कियां सुशील थी। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? 15 नंबर। तो पहले बच्चों 20 के दांत कहां से लिया गया है? 20 के दांत लिया गया है मौत का नगर, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। 20 के दांत कहानी कहां से संकलित है? मौत का नगर, ये मौत का नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाकिफ शब्द का अर्थ बताइए। तो वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाकिफ मतलब होता है परिचित। बोलते हैं ना कि हम आपसे वाकिफ हैं, मतलब कि हम आपसे परिचित हैं। तो वाकिफ का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, परिचित। आगे आप लोग बता दीजिए। और स्पीड ए भाई, अब कितना स्पीड करें? चलिए आगे बताइए। लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम बताइए। तो लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता जी थी रत्नावती शर्मा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मदन किसका बेटा था? तो मदन, ध्यान रखिएगा, गिरधर का बेटा था। ठीक है ना, मदन गिरधर का बेटा था। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो जवाब होगा 5 लड़कियां थी। ठीक है, सीमा रजनी आलो शेफाली और आरती। चलिए आगे बताइए। चैप्टर नंबर 3, भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? आगे बताओ बाबू। पहला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर है भाई, ऐसे करिएगा। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? एक मिनट रुको जरा सा। 20 के दांत कहानी कहां से लिया गया है? 20 के दांत कहानी संग्रह से लिया है। सॉरी, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से ली गई है, 15 का बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों तीसरा नंबर चैप्टर का पहला प्रश्न कह रहा है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था? तो जवाब होगा वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी से बताइए। कह रहा है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हुआ है? तो जवाब होगा नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में। नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण ही नव जीवन का संचार हुआ है, याद रखना बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं? तो जवाब याद रखिएगा, ग्रामीण भारत में सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखें? यह क्या है? चौथा नंबर, भारत से हम क्या सीखें? यह प्यारे बच्चों एक भाषण है जो कि मैक्स मुलर के द्वारा दिया गया है। आगे बताइए। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। स्वामी विवेकानंद मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहते हैं। ठीक है ना, आगे बताइए। प्लेटो और कांट क्या थे? महान दार्शनिक थे, याद रखिएगा। प्लेटो और कांट महान दार्शनिक थे। आगे कह रहा है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला था? तो कौन सा गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। तो प्यारे बच्चों वारेन हेस्टिंग्स आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बताइए। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? बताओ बाबू, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो याद रखिएगा, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था मैक्स मुलर ने। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? तो जवाब होगा मेघदूत का। मेघदूत का उन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ है 1823 में। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ है प्यारे बच्चों? 1823 में, आप लोग याद रखिएगा। 6 दिसंबर 1823, ये आप लोग एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? 11 नंबर, याद रखिएगा। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत पहुंचे थे 1783 में। आगे बताइए आप लोग। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल कौन है? तो यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य, भारत का ए ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया? तो मैक्स मुलर जो थे ना, वो 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन आरंभ किए थे। आगे, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो वेदांतियों का वेदांती किनको कहा गया है? मैक्स मुलर को, यानी कि सी नंबर ऑप्शन अपना सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? यानी कि मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? कालिदास के द्वारा जो लिखा गया है मेघदूत, उसका जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने ना। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ? तो मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था, ए ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत किसकी भूमि है? 17 नंबर, तो याद रखिएगा भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। ठीक है ना, चलो बाबू। वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे 9वां नंबर की प्रथम मानव का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, प्रथम मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। प्रथम मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव, याद रखिएगा। आगे कह रहा है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बताइए हकर्स क्या थे? हकर्स, तो प्यारे बच्चों हकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, डी ऑप्शन। ठीक है ना, हकर्स क्या थे? तो हकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। आगे बताइए कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग अध्ययन आरंभ कर दी? कितने वर्ष की उम्र में मैक्स मुलर ने संस्कृत का लिपजिंग विश्वविद्यालय में अध्ययन आरंभ किया था? क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो गया है, तो ये तो आपको पहले ही बता दिया है, 18 वर्ष की उम्र में। आगे बताइए मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे कहा है? तो मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत को कहा है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए। अब चैप्टर नंबर 4 का है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के जो नाखून है वो किसके जीवंत प्रतीक है? तो याद रखिएगा पांचवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है मनुष्य का नाखून। अगला नंबर क्वेश्चन ललित निबंध है। तो ललित निबंध कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है? ललित निबंध है। आगे बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए नाखून प्रतीक है किसका? तो जवाब होगा पांचवी वृत्ति का। अगला क्वेश्चन दधीची की हड्डी से क्या बना है? तो भगवान इंद्र का जो वज्र है ना, वो दधीची की हड्डी से ही बना है। भगवान इंद्र का वज्र जो है वो दधीची मुनि की हड्डी से ही बना है। अगला बता दीजिए किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? या कालिदास ने कहा था। चौका प्यारे बच्चों डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए द्विवेदी जी से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि लड़की ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी की लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए पुराने का मोह सब समय वंचनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो पुराने का मोह हर एक समय वंचनीय नहीं होता, यह नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। अगला क्वेश्चन किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? जवाब होगा गौड़ देश के लोग। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। ठीक है ना, तुम कितना करते हो ये मायने नहीं रखता, तुम कितना कर सकते हो ये मायने रखता है। बहुत बढ़िया। बताइए अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का पोथा लिखा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो निर्लज अपराधी किसको कहा है? नाखून को प्यारे बच्चे। आगे बताइए नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का क्या है? परिणाम है। 12 का बी ऑप्शन। अगला बताइए आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है?
आलोक पर्व शीर्षक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया। आदमी का नाखून क्यों बढ़ता है, यह प्रश्न लेखक से किया था उनकी छोटी लड़की ने, यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। अनजान स्मृतियों को ही प्यारे बच्चों सहजात वृत्तियां कहते हैं, यानी कि 15 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 15 का बी ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं ना उनका सही है। आगे बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था। 16 नंबर। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है। 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ है। अगला बताइए लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन किसे कहा है। दयनीय जीवन अल्पज्ञ पिता को दयनीय जीवन कहा है। अगला क्वेश्चन नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। 18 नंबर क्वेश्चन बताइए नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो जवाब होगा याद रखिएगा पाश्विक वृत्ति का परिणाम है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की पाश्विक वृत्ति का परिणाम है। ठीक है ना। चलिए आगे बताइए आप लोग कामसूत्र के रचयिता का क्या नाम है। तो कामसूत्र के रचयिता का नाम है प्यारे बच्चों वात्सायन। अगला क्वेश्चन बताइए सिक्थक का अर्थ क्या होता है। सिक्थक का अर्थ होता है आलता मोम। सिक्थक का अर्थ क्या होता है। मोम मोम होता है। सिक्थक का अर्थ मोम ही होता है शायद। ठीक है ना। सिक्थक का अर्थ जो होता है ना वो मोम ही होता है, ध्यान रखिएगा। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला नंबर क्वेश्चन आपको बताइए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आलोक पर्व पर द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आलोक पर्व पर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अब चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि क्या कर रहा है। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख में कब से मिलने लगते हैं। तो उत्तर भारत से मिलता है प्यारे बच्चों 9वीं सदी में। अगर बात किया जाए दक्षिण भारत का तो 8वीं सदी से ही मिलने लगता है। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए नागरी लिपि के आरंभिक लेख में कहां से मिलता है। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख में मिलता है दक्षिण भारत से, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है बेतवा दानपत्र किस समय का है। तो बेतवा दानपत्र है 1020 ईस्वी का। बेतवा दानपत्र 1020 ईस्वी का है। अगला क्वेश्चन है सरहपाद की कृति है। सरहपाद की कृति दोहा कोश किसकी रचना है। सरहपाद की रचना है। अगला बताइए 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है। तो ध्यान रखिएगा नागरी लिपि यानी कि देवनागरी लिपि में। बाबू पांचवा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको बता दीजिए हमें कह रहा है ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है। याद क्या कह रहा है कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है। तो छठा का जवाब होगा नंदी नागरी लिपि, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए हिंदी लिखी जाती है। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। सातवां का ए ऑप्शन होगा। हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखा जाता है बाबू, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नागरी लिपि के लेखक कौन है। जवाब हो जाएगा क्या नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूल्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। गुणाकर मूल्य ए ऑप्शन एकदम ये सॉरी सी ऑप्शन हमारा एकदम सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि का नाम। हिंदी भाषा कौन लिपि में लिखा जाता है बाबू। तो हिंदी भाषा लिखा जाता है नागरी लिपि में। जवाब होगा हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। आगे दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोहा कोश सरहपाद की रचना है ना। तो 10वां का ए नंबर ऑप्शन एकदम क्लियर है। आगे बता दीजिए रामायण की रचना किस भाषा में। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। रामायण की रचना आप लोग हिंदी में कर देते हैं जबकि संस्कृत में किया गया है। तो 11 का ए ऑप्शन होगा। रामचरितमानस पूछेगा तो बताइएगा कि हिंदी में है। अगर रामचरितमानस पूछेगा तो बताइएगा कि हिंदी में है। आगे बताइए नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है वह एक निबंध है। आगे बताइए तमिल मलयालम तेलुगु और कन्नड़ ये सभी भाषाएं हैं। तमिल मलयालम तेलुगु और कन्नड़ ये सभी दक्षिण भारत की भाषा है। डी ऑप्शन सही होगा। तमिल मलयालम तेलुगु और कन्नड़ ये सभी दक्षिण भारत की भाषा है। आगे बताओ बाबू निबंध के लेखक कौन है। 14 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा कौन सा निबंध। तो देवनागरी लिपि निबंध के लेखक है कौन। गुणाकर मूल्य याद रखिएगा। आगे बताइए सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। तो सूर्य नामक पुस्तक जो है वह गुणाकर मूल्य की रचना है। सूर्य नामक पुस्तक गुणाकर मूल्य की रचना है। अगला क्वेश्चन है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेवारी भाषाएं नेवारी हो गया नेपाली हो गया ये सब देवनागरी लिपि में ही प्यारे बच्चों लिखा जाता है, याद रखिएगा। चलिए 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। याद रखिएगा हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला विजयनगर के शासकों के लेख विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। याद रखिएगा नंदी नागरी लिपि में। विजयनगर के जो शासक हैं उनके जो लेख हैं वो भी नंदी नागरी लिपि में ही लिखा हुआ है, याद रखना बाबू। आगे बताइए परमार शासक भोज कहां के रहने वाले थे। 19वां नंबर। तो भोज रहने वाले थे धारा नगरी के। परमार शासक भोज कहां के रहने वाले थे। तो धारा नगरी के रहने वाले थे। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए हिंदी के आदि कवि कौन है। तो जवाब क्या होगा सरहपाद हिंदी के आदि कवि है। सरहपाद जो है वो क्या है हिंदी के आदि कवि है, ध्यान रखिएगा। सरहपाद जो है ना वो हिंदी के आदि कवि है। अगला क्वेश्चन भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता। भारतीय लिपियों की कहानी ये भी गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है। भारतीय लिपियों की कहानी किसके द्वारा लिखा गया है। गुणाकर मूल्य के द्वारा। अच्छा एक बच्चे करेंगे सर टाइम चलने वाला हटा दीजिए, इसी पे ध्यान चला जा रहा है। ऐसा करते हैं इसको हम यहाँ पे करते हैं। अब तो ध्यान नहीं जाएगा ना, अपना टाइम भी लगा रहेगा उधर ध्यान भी नहीं जाएगा। ठीक है जब जरूरत होगा तो उधर से खींच लेंगे। ऐसा आप लोग का बोल रहे थे कि सर ध्यान उधर चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है। वो कौन शासक था जिसने ऐसा सिक्का चलाया कि जिस पर रामसिंह शब्द अंकित था। जवाब होगा बादशाह अकबर। बादशाह अकबर जो कि मुसलमान था लेकिन फिर भी अपना सिक्का पर रामसिंह शब्द लिखवाया था। ठीक है ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बताइए आप लोग कर रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा देव था, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। तो जवाब होगा जैनों का, यानी कि डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन बताइए धारा नगरी का कौन शासक अपने विदानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। 25वां नंबर। तो ध्यान रखिएगा परमार शासक भोज, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए मराठी नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। मराठी नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। तो मराठी हो गया नेपाली हो गया नेवारी हो गया ये सब देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ये सब देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहां से लिया गया है। तो ये भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। आगे आप लोग बता दीजिए निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो अब अंग्रेजी तो रोमन में लिखा जाता है, पंजाबी बंगाली हिंदी को देवनागरी भाषा में लिखते हैं। ठीक है हिंदी को देवनागरी में लिखते हैं। आगे बताइए टकसाल शब्द का अर्थ क्या है। टकसाल 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 जहां सिक्के ढलते हैं ना उसे टकसाल कहते हैं। चलिए आगे बताइए स्थापत्य के उत्तर भारत की एक विशेष शैली को कहते हैं नागर शैली। स्थापत्य के विशेष शैली को क्या कहते हैं नागर शैली के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन अगला नंबर चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहादुर। बहादुर चैप्टर जो है वो बड़ा मजेदार चैप्टर है। क्या कह रहा है बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम। तो ध्यान रखिएगा बहादुर पर 11 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर पर 11 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो बहादुर लेखक के घर से अचानक इसलिए चला गया क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन आ गया था। सब लोग बेचारे को मारने लग गए थे। आगे बताइए लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया। तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसा चुराने का आरोप लगाया। तीसरा का ए ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए कहानी कौन है बाबू। चौथा नंबर क्वेश्चन तो बहादुर क्या है कहानी है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए बहादुर कहां का रहने वाला था। जवाब होगा कि बहादुर नेपाल का रहने वाला था, सी ऑप्शन सही होगा। अगला बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो मां की मार के कारण भागा था। ये सब तो आप लोगों को पहले से याद है और बहुत बार याद किया, बहुत बार याद किया, एक बार बहुत बार।
आगे बताइए, अमरकांत लिखित कहानी का नाम। तो पहले बच्चों अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? बहादुर। अमरकांत लिखित कहानी का नाम बहादुर है। आगे, बहादुर का बाप कहां मारा गया? तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। बहादुर का बाप कहां मारा गया था? युद्ध में मारा गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो बहादुर शीर्षक कहानी की जो निर्मला है वो लेखक की पत्नी है। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी का नाम था प्यारे बच्चों निर्मला। आगे बताइए, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो जिंदगी और जोंक ये भी अमरकांत की रचना है, याद रखिएगा। जिंदगी और जोंक किनकी रचना है? अमरकांत की रचना है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर को लेकर के कौन आया था? तो लेखक का साला। बहादुर को लेकर के कौन आए थे? तो लेखक के जो साला थे वही बहादुर को लेकर के आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, बहादुर का पूरा नाम। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर, बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते बाबू, कह रहा है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो याद रखिएगा, हाई स्कूल की शिक्षा वो प्राप्त की थी बलिया से। ठीक है ना, बलिया से प्यारे बच्चों। बहादुर कहां से भाग कर आया था? तो जवाब होगा नेपाल से भाग कर आया था। बहादुर कहां से भाग कर आया था? तो नेपाल से। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? यहाँ पर गलती लिखा गया है, बहादुर हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन है? तो लेखक का पुत्र जो है उसका नाम है किशोर। लेखक का बेटा है जो किशोर है। आगे, मित्र मिलन। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो मित्र मिलन अमरकांत की रचना है। मित्र मिलन कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो मित्र मिलन अमरकांत की रचना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे बाबू? तो 17 नंबर क्वेश्चन होगा, रविवार के दिन आए थे। लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन आए थे, जो पैसे चुराने का आरोप लगाया। अगला क्वेश्चन बताइए, बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर 10-11 वर्ष का था, नहीं 12-13 वर्ष का था, बी ऑप्शन सही होगा। बहादुर 12-13 वर्ष का था। अगला नंबर, बहादुर से मार खाकर के भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? बहादुर से भैंस जब मार खाया तो भैंस भाग करके मां के पास चला गया, बाबू बी ऑप्शन सही होगा। अगला बताइए, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो बहादुर शीर्षक पाठ में नेपाली गवाई गोरखे की कहानी है। अगला क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? लेखक के बड़े लड़के का नाम था किशोर। लेखक का जो बड़ा लड़का था जिसका नाम क्या था? किशोर। और यही किशोर बहादुर को मारता था, जिसकी वजह से बहादुर भागा था। आगे बताओ बाबू, निर्मला कौन थी? 22वां नंबर, तो निर्मला लेखक की पत्नी का नाम है। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी का नाम था निर्मला। आगे बताइए, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? 23 नंबर, तो सूखा पत्ता अमरकांत की रचना है। सूखा पत्ता अमरकांत की रचना है बाबू। आगे बता दीजिए, ये सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ? अमरकांत का जन्म हुआ 1925 ईस्वी में। अमरकांत का जन्म हुआ है 1925 में। आगे बताइए, यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खोट से निकाल करके यहीं चरपाई पर रखे पर वो मिल नहीं रहे हैं? क्योंकि यह रिश्तेदार की पत्नी ने। बी ऑप्शन 25 का प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, आगे कहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था? अपने शरीर की मालिश बहादुर से कौन करवाता था? तो जवाब होगा किशोर, यानी कि जो लेखक का लड़का था वो शरीर का मालिश करवाता था बहादुर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7 में आ गए हैं। क्या कह रहा है? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? इतिहास का प्रवाह प्यारे बच्चों विचिन्न और अविचिन्न है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है ना वो किस व्यवस्था में संभव है? पूंजीवादी की समाजवादी? समाजवादी हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला बताइए, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक भूमिका है। निर्णायक बाबू ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपको बता दीजिए, कह रहा है कि जारशाही कहां थी? तो जारशाही रूस में था। अगला, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान उसके लिए आवश्यक है जो लकीर के फकीर ना होकर के क्रांतिकारी साहित्य की रचना करते हैं। पांचवा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला बताइए, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार? याद रखिएगा, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है निराला की साहित्य साधना। अगला नंबर क्वेश्चन, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? रामविलास शर्मा के गांव का नाम था उच्च गांव सानी। उच्च गांव सानी, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह परंपरा का मूल्यांकन पाठ का ही पंक्ति है। ठीक है ना, परंपरा का मूल्यांकन। आगे सर, पार्टी कब मिलेगा? किस चीज का पार्टी भाई? और पार्टी तो आज दे रहे हैं 9:30 बजे, आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, 9:30 बजे प्यारे बच्चे आप लोगों को जुड़ना है हर हाल में। ठीक है ना, 9:30 बजे जुड़ रहे हैं ना? हाँ, 9:30 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा। बहुत बढ़िया बाबू। चलिए आगे बढ़े। अगला, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। जवाब होगा 1912 ईस्वी में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ है? 1912 में प्यारे बच्चों रामविलास शर्मा का जन्म हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है? परंपरा का मूल्यांकन क्या है प्यारे बच्चों? तो परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। आगे बताइए, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ एक निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो एक निबंध है, याद रखिएगा। रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो जवाब होगा 1949 से 1953 तक। 1949 से लेकर के 1953 तक प्रगतिशील लेखक संघ के वो महामंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्वंदात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को कह रहा है कि आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ का, यानी कि बाबू सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग बता दीजिए, सामाजिक विकास के बारे में बताइए। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील माना गया है? तो सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील माना गया है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है? तो मनुष्य और परिस्थिति का जो संबंध है वह द्वंदात्मक है। मनुष्य और परिस्थिति का जो संबंध है वह द्वंदात्मक है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपना सेंटर पर एक बार विजिट कर लिए हैं? बहुत सारे बच्चे करते हैं कि 4-5 दिन पहले ही जाकर अपना वो सेंटर देख लेते हैं कि हमारा सेंटर कहां गया है। तो आप लोग सेंटर देख लिए हैं अपना? एक बार यस और नो करके बताइए। अगर आप लोग अपना सेंटर देख लिए हैं तो एक बार यस सर, और जो बच्चे अपना सेंटर नहीं देखे हैं एक बार नो सर कहिएगा कि नहीं सर जी हम तो अभी तक अपना सेंटर नहीं देखे हैं। जो बच्चे सेंटर देख लिए हैं एक बार बताइएगा कि हां सर हम सेंटर देख लिए हैं, और जो बच्चे सेंटर नहीं देखे हैं तो वो भी बताइएगा कि हम सेंटर नहीं देखे। देख लिया सेंटर? अरे बहुत बढ़िया, तो अद्भुत बात है एकदम। सेंटर आप लोग देख लिया तब तो अद्भुत बात है। बहुत बढ़िया भाई, सेंटर आप लोग देख लिए। तो बहुत बढ़िया है। आगे बताइए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाला लोकप्रिय साहित्यकार है तोल्स्टॉय। ध्यान रखिएगा। आगे, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? क्वेश्चन कह रहा है बड़े भाई, तो प्यारे बच्चों बड़े भाई रामविलास शर्मा की रचना है, ध्यान रखिएगा। लिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण कवि है रामविलास शर्मा। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण कवि है रामविलास शर्मा, याद रखिएगा। आगे बताइए,
एथेंस किस महादेश में है? तो एथेंस प्यारे बच्चों यूरोप में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है? तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है साहित्य। मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित कौन है? साहित्य है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है अंग्रेज कवि टेनिसन ने, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। हम तो 25 तारीख को ही देख लिए थे। अच्छा 25 को ही देख लिए थे, तो बहुत अच्छी बात है बाबू, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है, आप लोग 25 को ही देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपको बता दीजिए, कह रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखिएगा निराला की साहित्य साधना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, निराला की साहित्य साधना पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यथेष्ट शब्द का अर्थ बताइए। यथेष्ट शब्द का अर्थ प्यारे बच्चों क्या होगा, एक बार बता दीजिए। यथेष्ट शब्द का अर्थ बताइए। तो यथेष्ट मतलब क्या होता है? यथेष्ट मतलब होता है पर्याप्त, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8, जित जित मैं निरखत हूं। जित जित मैं निरखत हूं, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है बाबू। पहला नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, तब उनकी उम्र क्या थी? जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र मात्र 27 वर्ष का था। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनका उम्र मात्र 27 वर्ष का था। आगे बताइए, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो बिरजू महाराज खुद को अपने पिताजी का शागिर्द मानते थे। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? अपने पिताजी का शागिर्द मानते थे, यानी कि तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही है, अपने पिताजी का शागिर्द मानते थे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, एक मिनट बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन आप तक बताइए। ठीक है ना, बताओ बाबू। चलिए आगे बताइए आप लोग, बिरजू महाराज का संबंध है बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बिरजू महाराज का संबंध जो है वो किससे है? बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो जवाब होगा कथक नृत्य से है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किससे है? तो कथक नृत्य से है, नाच से है। अगला बताइए, बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम था शंभू महाराज, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बिरजू महाराज के चाचा जी कौन थे? शंभू महाराज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो बिरजू महाराज की ख्याति है नर्तक के रूप में, बाबू ए नंबर ऑप्शन सही होगा। छठा का ए नंबर ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं उनका एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। जित जित मैं निरखत हूं पाठ साहित्य की विद्या है, सातवां नंबर क्वेश्चन। तो जित जित मैं निरखत हूं यह साक्षात्कार है प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा लगते हैं, शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा लगते हैं। अगला बताइए, हलकारे का अर्थ क्या होता है? तो हलकारे का अर्थ होता है संदेश वाहक, हलकारे का अर्थ होता है संदेश वाहक। आगे बताइए, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज थे, याद रखिएगा। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज हैं? लखनऊ घराने के वंशज हैं प्यारे बच्चों। आगे बताइए, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? भाई उनका संबंध तो इसमें से तीनों में से किसी से नहीं है, तो जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उनका संबंध जो है वो नाचने से है, नृत्य से है, लेकिन यहाँ पे नृत्य ऑप्शन में नहीं है। अगला, जित जित मैं लिखा हूं पाठ के लेखक कौन है? तो जवाब होगा पंडित बिरजू महाराज, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला बता दीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड का प्राप्त हुआ, तो बताइए दिया 27 वर्ष की उम्र में। आगे, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो बाबूजी से मिली थी। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? तो बाबूजी से मिली थी, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? तो नेपाल में बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे जिनका नाम था झुमक लाल। नेपाल में बिरजू महाराज के रिश्तेदार रहते थे, उनका नाम था प्यारे बच्चों झुमक लाल। आगे बताइए, पूरा एकदम जवाब बताइएगा और शुरू से लास्ट तक क्लास करिएगा। ये सब ठीक हमको नहीं लगता है कि क्लास अभी तक आप लोग का एग्जाम सर पे आ गया है और बच्चे अभी सही ना पूरा क्लास नहीं करते। 4 दिन के बाद आप लोग का एग्जाम है और अभी से अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर अच्छा बात नहीं है। तो पूरा क्लास करना है, शुरू से लेकर के प्यारे बच्चों अंत तक क्लास करना है, इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया? तो पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे प्यारे बच्चों? 9.5 साल के थे तभी उनके पिता का क्या हो गया? देहावसान हो गया। अगला क्वेश्चन बताइए, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है ना वो कथक शैली से है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक शैली से है। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम एकता होने लगा तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहां चले गए थे? जब हिंदू मुस्लिम एकता होने लगा था, जब हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे थे तो लखनऊ चले गए थे। डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहां चले गए? लखनऊ चले गए थे, बाबू याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ है 1938 में, ठीक है ना। आगे बताइए, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया बाबू 20वां नंबर? तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार रश्मि वाजपेयी ने लिया है, सी ऑप्शन सही होगा। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? रश्मि वाजपेयी, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? तो जवाब याद रखिएगा जफरीन अस्पताल में, डी ऑप्शन सही होगा। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था जफरीन अस्पताल में। आगे बता दीजिए, रंगकर्मी की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? बताइए, रंगकर्मी की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? तो जवाब होगा रश्मि वाजपेयी, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो पंडित बिरजू महाराज कानपुर में 2-2.5 साल तक रहे थे। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में 2-2.5 साल तक प्यारे बच्चों रहे थे। आगे बताइए, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किनका था? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल था निर्मला जी का, किनका था? निर्मला जी का, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? 18 साल की उम्र में पंडित बिरजू महाराज की शादी हो गई थी। 18 साल की उम्र में पंडित बिरजू महाराज की शादी हो गई थी। आगे बता दीजिए, चैप्टर नंबर 9 में हम लोग आ गए हैं। अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? अभिनव में 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक कितने गद्य की रचना किए? तो याद रखिएगा, अभिनव में 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक 27 गद्य की रचना किए, पहला का ए ऑप्शन सही होगा। 27 गद्य का रचना किया तो पहला का ए नंबर ऑप्शन एकदम सही है, एकदम ठंडा काट करिएगा। अच्छा एक बात और, कल से हम सोच रहे हैं ना कि आपके क्लास की संख्या और बढ़ाई जाए। आप लोग प्यारे बच्चों इंटरनेट भरवा लीजिए कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि दिन भर आपको पढ़ाएं, हम चाहते हैं कि आप लोगों को दिन भर पढ़ाया जाए, यानी कि आप लोग एक्स्ट्रा इंटरनेट डलवा लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को अब दिन भर पढ़ाएंगे। पहले 3 क्लास में ले रहे थे, अब 4-5 क्लास लेंगे, ठीक है ना। अब 4-5 क्लास लेंगे, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ गया है, ठीक है ना। क्योंकि प्यारे बच्चों 3 क्लास ले रहे हैं ना तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, यह एक बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं कि 2 क्लास और बढ़ा दें ताकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो। तो आप लोग इंटरनेट भरवा लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग इंटरनेट भरवा लीजिएगा एक्स्ट्रा करके, क्योंकि जब हम 4-5 क्लास मिले तो कोई दिक्कत ना हो, आराम से हम क्लास ले सके, ठीक है ना। 4-5 क्लास मिले ना तो आराम से हम क्लास ले सके और कोई किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए प्यारे बच्चे आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला के बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन, ला मादामोजेल द अविनो किसकी कृति है? दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, ला मादामोजेल द अविनो किसकी कृति है? दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे, दूसरा का सही जवाब हो जाएगा पिकासो की कृति है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ला मादामोजेल द अविनो किसकी कृति है? पिकासो की कृति है। 5G फोन है तब तो लिमिटेड है, तब तो देखते रहिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आगे, ला शत्रुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, ला शत्रुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो जवाब होगा, जवाब क्या होगा? तीसरा नंबर का जवाब होगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, यानी कि डी नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा।
जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका एकदम सही जवाब है। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है? अविग्नो। याद रहेगा? याद रहेगा प्यारे बच्चों आप लोगों को? बहुत बढ़िया, चलिए चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है? अविग्नो रहा है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन पांचवा नंबर बताइए, अविग्नो किस देश में है? तो पांचवा नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा फ्रांस में। अविग्नो किस देश में है? फ्रांस में है, याद रखिएगा, अविग्नो फ्रांस में है। आगे बढ़ते हैं, करा की कविता नहीं है, कौन कविता नहीं है? देखिए स्वदेशी कविता है, हमारी नींद कविता है, भारत माता कविता है, लेकिन अविग्नो कविता नहीं है प्यारे बच्चों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाबू सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? सातवां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए आप जल्दी से। अशोक वाजपेयी, सातवां नंबर क्वेश्चन जवाब होगा 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ है। आगे विलियनब क्या है बाबू? विलियनब एक छोटा सा गांव है। विलियनब क्या है? तो विलियनब एक फ्रांस का छोटा सा गांव है जिसका नाम है विलियनब ला अविग्नो, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए क्या रहा है? अविग्नो किस नदी पर स्थित है? तो अविग्नो रोन नदी पर, ध्यान रखिएगा, तीसरा का ये ऑप्शन। अविग्नो किस नदी पर है? अविग्नो रोन नदी पर है। आगे बताइए, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम? तो रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है अविग्नो। चलो आपको आगे बढ़ते हैं, क्या रहा है? प्रत्येक वर्ष अविग्नो में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो प्रत्येक वर्ष अविग्नो में रंग समारोह आयोजित होता है। प्रत्येक वर्ष अविग्नो में कैसा समारोह आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष अविग्नो में रंग समारोह आयोजित होता है। आगे बताइए, लेखक अविग्नो क्या साथ लेकर के गए थे? लेखक अविग्नो अपने साथ पुस्तक, टाइपराइटर और कुछ टेप्स लेकर के गए थे। आगे बताओ बाबू, ला सतलुज क्या है? तो ला सतलुज एक ईसाई मठ है, ध्यान रखिएगा, तेरा का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ईसाई मठ कर लीजिएगा इसको, ईसाई मठ है। चलिए आगे बताइए, पिकासो की विख्यात कृति, तो पिकासो की विख्यात कृति कौन है? ध्यान रखिएगा, मादामोजेल दा अविग्नो, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बता दो बाबू, विलियनब और अविग्नो के बीच में कौन नदी है? तो जवाब होगा रोन नदी है। अगला नंबर क्वेश्चन, अविग्नो क्या है? 16 नंबर, तो अविग्नो क्या है? एक ईसाई मठ है। अगला क्वेश्चन बताइए, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन अशोक वाजपेयी नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। आगे रोन नदी कहां है? तो 18 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा कि दक्षिण फ्रांस में है रोन नदी। रोन नदी कहां है? दक्षिण फ्रांस में है। आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो अशोक वाजपेयी की रचना है, अशोक वाजपेयी की रचना है कविता का जनपद। अशोक वाजपेयी की रचना कौन है? कविता का जनपद सही है। आगे बताइए, शहर अब भी संभावना है, यह किसकी कृति है? तो शहर अब भी संभावना है, यह अशोक वाजपेयी की कृति है। शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? अशोक वाजपेयी की कृति है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 10 मछली। मछली पाठ हम लोग देखते हैं, चैप्टर नंबर 10 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पहला नंबर क्वेश्चन, पेड़ पर कमरा या विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। पेड़ पर कमरा या विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। आगे, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में मछली पिताजी खाते थे, याद रखिएगा। आगे बताइए, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? तीसरा नंबर, तो लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता है, डी ऑप्शन सही होगा। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? मछली, कुआं में डालने के लिए मछली मांगना चाहता है ना, तो याद रखिएगा, कुआं में डालने के लिए वह मछली मांगना चाहता है। आगे बताइए, लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? चौथा नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। तो लेखक के पिताजी ने 3 मछली खरीदी, लेखक के पिताजी 3 मछली खरीदे थे। आगे बताइए, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो जवाब होगा कि मछली कहानी में 5वां नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। आगे बताइए, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो लेखक को मछली खाने से मां जी ने मना किया था। लेखक को मछली खाने से मना किसने किया था? मां जी ने मना किया था, याद रखिएगा। आगे, मछली लेकर के कौन भाग गया था? 7वां नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए बाबू, मछली लेकर के कौन भागा था? 7वां नंबर क्वेश्चन, तो जवाब हो जाएगा संतु जो है वो मछली लेकर के भाग गया था। संतु जो है ना वो मछली लेकर के भागा था। आगे बताइए, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम, तो दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? नरेन, बाबू याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताइए कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो आगे बढ़ते हैं, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? 9वां नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा कि मां जी मछली के लिए मसाला पीस रही थी। आगे, विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में। ये सब तो चटनी प्रश्न है, ठीक है ना, ये तो चटनी प्रश्न है प्यारे बच्चों, आराम से बस आप लोग, ठीक है ना, इसको निकल जाइए। 10वां के बाद 11 नंबर क्वेश्चन आपको बता दीजिए, कह रहा है कि मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। आपसे पूछा जाएगा कि मछली किस प्रकार की कहानी है, क्या बताइएगा? मछली जो है वह मनोवैज्ञानिक कहानी है। आगे बताओ बाबू, संतु मछली लेकर के क्यों भागा था? 12 नंबर क्वेश्चन, तो जवाब होगा कुआं में डालने के लिए संतु मछली लेकर के भागा था। कुआं में डालने के लिए संतु जो है ना वो मछली लेकर के भाग गया था। आगे बता दो बाबू, कह रहा है मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो याद रखिएगा 2 मछली जिंदा था, 13 का ए ऑप्शन सही होगा। आगे बाबू, कह रहा है कि मछली शीर्षक कहानी के रचयिता, तो मछली शीर्षक कहानी के रचयिता है विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि 14 का ए ऑप्शन सही होगा। 14 का ए नंबर ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका जवाब सही है। आगे बताइए आप लोग, कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 15 नंबर, तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ है। 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो भग्गू कर रहा था, याद रखिएगा भग्गू, ठीक है ना, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? भग्गू, जो कि घर का नौकर था, ठीक है ना। आगे, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? मछली और गोश्त कौन खाता था? तो बाबू क्या हो जाएगा? मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त खाते थे सिर्फ पिताजी। अगला क्वेश्चन है कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो यह लिया गया है महाविद्यालय से। मछली शीर्षक कहानी कहां से लिया गया है? महाविद्यालय से लिया गया है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। आगे बताइए, संतु भीगने से बचने के लिए कहां खड़ा हो गया? 19वां नंबर क्वेश्चन, तो संतु भीगने से बचने के लिए कहां खड़ा हो गया था? मकान के नीचे खड़ा हो गया था, घर के नीचे। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है 1990 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला है? 1990 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। आगे, झोले में कितनी मछलियां थी? 21 नंबर क्वेश्चन, तो झोले में कुल 3 मछली था, जिसमें एक वो मरल था, बाकी 2 पैर बच्चों जिंदा था। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? भैया मछली अभी कट जाएगी, यह संतु ने पूछा था। भाई इसका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस उपन्यास के लेखक कौन है? उपन्यासकार कौन है? दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल का, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। विनोद कुमार शुक्ल का यह उपन्यास है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, याद रहेगा, याद रखिएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 11 कह रहा है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? पहला नंबर, तो बाबू नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो जवाब हो जाएगा बिस्मिल्लाह, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कविता नहीं है, कौन कविता नहीं है? तो नौबत खाने में इबादत यह कविता नहीं है, दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बता दीजिए, इबादत का अर्थ क्या होता है? तीसरा नंबर, तो इबादत का अर्थ होता है उपासना। इबादत का अर्थ उपासना होता है। और सुशील बादल में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? तो ध्यान रखिएगा, शहनाई को शाह की उपाधि प्राप्त है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर गद्यांश बता दीजिए,
ठीक है ना। हिंदी में सर जी गद्यांश बताइए, 20 नंबर का पूछता है। तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को गद्यांश बता दें हमें? क्या आप लोगों को कल सुबह में हम गद्यांश बता दें? एक बार जल्दी से इसका जवाब बताइए आप लोग। क्या आप लोगों को कल सुबह में गद्यांश बता दिया जाए और कल दोपहर में आप लोगों को हम संस्कृत में अनुवाद बताएंगे। कल दोपहर में बताएंगे संस्कृत में अनुवाद और कल सुबह में हम आप लोगों को बताएंगे गद्यांश, ठीक है ना। हाँ तो बताइए, ठीक है ना, गद्यांश बता दिया जाए। यस सर, सब्जेक्टिव करवाएंगे कल से ना, क्लास एक अलग टाइम में लेते हैं। आप लोग व्हाट्सएप चैनल में एक्टिव रहिएगा। आप लोग प्यारे बच्चों व्हाट्सएप चैनल में एक्टिव रहिएगा और जब भी नोटिफिकेशन जाए तो तुरंत आप लोग को चैनल में जुड़ जाना है। जब भी नोटिफिकेशन जाए ना तो चैनल में आप लोगों को तुरंत ही जुड़ना है, बिना देर किए हुए तुरंत आप लोग को चैनल में जुड़ जाना है, ठीक है। तुरंत आप लोग को चैनल में जुड़ना है और जुड़ करके आपको क्लास करनी है। तो अब आप लोग हमेशा तैयार रहिएगा, ऐसा नहीं कि कभी कभार तैयार है, नहीं, अब आप लोग एकदम हमेशा तैयार रहिएगा। जब क्लास चले तब आप लोग जुड़ जाइए। तो हमेशा आप लोगों को तैयार रहना है और जब क्लास चले तब आप लोग क्लास करने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चौथा के बाद पांचवा नंबर कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध बताइए। पांचवा नंबर क्वेश्चन का जवाब, तो बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वो शहनाई से है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे बाबू रसूलन बाई कौन थी? तो ध्यान रखिएगा रसूलन बाई और बदलन बाई कौन थी? गायिका थी। चलिए आगे, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था कमरुद्दीन, याद रखिएगा कमरुद्दीन, यहाँ पर मिस्टेक से गलती लिखा गया है, कमरुद्दीन, कमरुद्दीन याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी जो है ना यह संस्कृति की पाठशाला है। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की पाठशाला है, याद रखिएगा। नौवां, कुमार गंधर्व क्या है प्यारे बच्चों? कुमार गंधर्व जो है ना वो शास्त्रीय गायक है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, अमीरुद्दीन नाम किसका था? तो बिस्मिल्लाह खां का नाम था अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन नाम किसका था? तो बिस्मिल्लाह खां का नाम था। आगे, ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? ड्योढ़ी पर आलाप, तो याद रखिएगा ड्योढ़ी पर आलाप जो है प्यारे बच्चों यह किसकी रचना है? अनामिका, बीरेन डंगवाल, जीवनानंद दास, यतेंद्र मिश्र। किसका? यतेंद्र मिश्र का है ना। ड्योढ़ी पर आलाप जो है यह किसका है? यतेंद्र मिश्र का रचना, ये यतेंद्र मिश्र का रचना है, इसको याद रखिएगा। आगे बताइए, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी यानी कि रीड होती है उसे क्या कहते हैं? तो अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को नई कहा जाता है। हमारा का ए ऑप्शन प्यारे बच्चों सही होगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, कह रहा है काशी में मरण भी क्या माना गया है? तो काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है, याद रखिएगा। आगे बताइए, यतेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किया है यार जुलाहे के नाम से। आगे बता दीजिए, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है, सी ऑप्शन। आगे बताओ बाबू, दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम की तरह प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी और न काशी, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बिस्मिल्लाह खां का। मरते दम तक न शहनाई छूटेगी और न काशी छूटेगी, यह बिस्मिल्लाह खां का ही कथन है बाबू, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपको बता दीजिए, कह रहा है कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? नसीहत कहने का मतलब होता है शिक्षा, बोलते हैं कि नसीहत दे रहे हैं, मतलब शिक्षा दे रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, शिक्षा दे रहे हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? बताओ बाबू, नौबत खाने में इबादत पाठ की कौन सी विद्या है? याद रखिएगा, नौबत खाने में इबादत जो है यह एक व्यक्ति चित्र है। नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है। आगे बताइए, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? 20वां नंबर क्वेश्चन, तो अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम था शमशुद्दीन। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। आगे बताइए, कह रहा है किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? तो काशी में मरण भी मंगल माना गया है, ध्यान रखना बाबू आप लोग। बताइए किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो हुआ यह संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था संगीत प्रेमी परिवार में। आगे चैप्टर नंबर 12 सबसे लास्ट चैप्टर में पहुंच गए हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? 1893 से 1914 ईस्वी तक। आगे बता दीजिए, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा होता है अहिंसक प्रतिरोध, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे, प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, मार्क्स के विचार से प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। अगला नंबर क्वेश्चन, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य है हृदय की शिक्षा, चौथा का ऑप्शन होगा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य है हृदय की शिक्षा, ध्यान रखिएगा। आगे आप लोग बताइए, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति यह महात्मा गांधी की रचना है। आगे बताइए, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1915 में, 1915 में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 6 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? ऐसा कौन चाहते थे? तो ऐसा महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा भारत में बहती रहे। आगे बताइए, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि है। आगे बता दीजिए, किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बताइए, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ध्यान रखिएगा, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह शिक्षा और संस्कृति पाठ का है, सी नंबर ऑप्शन। आगे, महात्मा गांधी के पिता का नाम, पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिताजी का क्या नाम था? याद रखिएगा, करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। आगे बताओ बाबू, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। आगे बताइए, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम अपने आप संभाल लेगा, यह किसका विचार है? ध्यान रखिएगा, ये महात्मा गांधी का ही विचार है, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। आगे कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृति की हवा, ये तो बता ही दिया ना कि तो गांधी जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृति की हवा यहां बहती रहे। आगे बता दीजिए, कहता है कि टॉल्स्टॉय कौन थे? तो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह करने की कोशिश करती है? और दूसरों की संस्कृति का क्या? ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रहने की कोशिश करती है, दूसरी संस्कृति का बहिष्कार हो जाएगा। इसका जवाब बहिष्कार होगा, क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया है। आगे, कोई संस्कृति इतने रत्नभंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति है, यह कथन किसका है? यह महात्मा गांधी का ही कथन है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए, तो गद्य खंड तो समाप्त हो गया। समय कितना लगा? मात्र 1 घंटा 6 मिनट। 6 मिनट एक्स्ट्रा लगा है। 1 घंटा का टारगेट हम लोग लिए थे, 6 घंटा प्यारे बच्चों एक्स्ट्रा लगा है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। हम लोग टारगेट लिए थे कि 1 घंटा में हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर प्यारे बच्चों 6 मिनट एक्स्ट्रा लगा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग काव्य खंड में घुसे हैं और फिर से काव्य खंड में एक नया शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। हाँ बाबू, तो अब सभी बच्चे तैयार हो जाइए, ठीक है ना। अब सभी बच्चे जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए। अब सभी बच्चे फटाफट से तैयार हो जाइए, ठीक है। काव्य खंड के लिए तैयार हो जाइएगा, ठीक है ना। चलो बाबू, तो अब काव्य खंड के लिए तैयार होइए। काव्य खंड के लिए तैयार। पहला नंबर क्वेश्चन आ गया है बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन आ गया है और पहला नंबर क्वेश्चन के साथ टाइमिंग भी आपका स्टार्ट है। चलिए इसको छुपाते हैं और अब आप लोग यहाँ से बताना शुरू करिए, ठीक है ना। एकदम धड़ाधड़ बताते जाइए, रुकेंगे नहीं, आज रुकना नहीं है, एकदम बताते जाइए। कह रहा है कि रही रास किसकी रचना है?
बताओ बाबू, रहीरास किसकी रचना है? तो जवाब क्या बताइएगा? रहीरास किसकी रचना है? पहला नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, गुरु नानक की रचना है रहीरास। पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, राम नाम बिनु वृद्धे जग जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? तो राम नाम बिनु वृद्धे जग जन्मा या गुरु नानक की पंक्ति है। आगे बताइए, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, बी ऑप्शन हो जाएगा। गुरु नानक, ठीक है ना, निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों का है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, याद रखना बाबू आप लोग। आगे कह रहा है, आशा दीवार किस कवि की रचना है? पांचवा नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। आशा दीवार भी गुरु नानक की रचना है। आशा दीवार किसकी रचना है? आशा दीवार भी गुरु नानक की ही रचना है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे? गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविता लिखे हैं? तो याद रखिएगा, गुरु नानक पंजाबी के अलावा और लिखे हैं हिंदी भाषा में। पंजाबी के अलावा वो और हिंदी भाषा में कविताएं लिखे हैं। चलिए सातवां नंबर, गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? तो गुरु नानक के बारे में ध्यान रखिएगा, निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है। गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है। आगे बता दीजिए, कह रहा है कि गुरु नानक की पत्नी का नाम, तो गुरु नानक की पत्नी का नाम था सुलक्षणी। गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी, ध्यान रखिएगा, है। चलो आगे बढ़ते हैं। बानी कभी 20 के समान हो जाती है, 9 नंबर क्वेश्चन। तो बानी 20 के समान हो जाती है राम नाम के बिना। बानी कभी 20 के समान हो जाती है राम नाम के बिना। आगे बताइए, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है किसके बिना? कीर्तन के बिना। कीर्तन के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, ठीक है। जब तक लोग कीर्तन नहीं करते हैं तो कीर्तन के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। आगे बताइए, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? 11 नंबर क्वेश्चन। तो गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का प्रवर्तन किया, याद रखिएगा आप लोग। आगे बताइए, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? 12 नंबर। तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया था गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव, ध्यान रखिएगा, सिखों के 5वें गुरु हैं, याद रखिएगा बाबू। आगे बताइए, गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब अब कहां है? गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब, 13 नंबर क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, अब तो पाकिस्तान में चला गया है। ननकाना साहब जो है प्यारे बच्चों, अब कहां चला गया है? पाकिस्तान में चला गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइए, सोहिला किनकी रचना है? 14 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, सोहिला किनकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, सोहिला भी गुरु नानक की ही रचना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दंड कमंडल सिखासुत धोती तिलक भवनु, ये तिलक धवनु अति भवनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से उद्धृत है? 15 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, राम नाम बिनु वृद्धे जग जन्मा पाठ से उद्धृत है, 15 का ए ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है प्रथम पद में। राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है प्रथम पद में, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पिछानी का अर्थ होता है पहचानी। आगे सिखों के 5वें गुरु, तो सिखों के 5वें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव है, याद रखिएगा। आगे बताओ बाबू, चैप्टर नंबर दूसरा कह रहा है कि सुजान रसखान किसकी रचना है? पहला नंबर क्वेश्चन। तो सुजान रसखान जो है वह रसखान की कृति है। सुजान रसखान किसकी कृति है? तो सुजान रसखान की कृति है। आगे बताइए, रसखान का रचना काल, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो रसखान का रचना काल है जहांगीर का शासनकाल, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रसखान दिल्ली से कहां चले गए? रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए थे। आगे, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि, तो सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन है? रसखान, याद रखिएगा, ठीक है ना, रसखान है। आगे, रसखान की कृति कौन सा है प्यारे बच्चों? तो जवाब हो जाएगा प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसकी कृति है? तो प्रेम वाटिका रसखान की कृति है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, प्रीतम नंद किशोर जाति तय नहीं लगियो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सको, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो यह पंक्ति है प्रेम ऐनी श्री राधिका कविता से, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, रसखान किस विषय में सिद्ध थे प्यारे बच्चों? तो सवैया छंद में, 7वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? तो कवि रसखान कृष्ण के परम भक्त हैं। रसखान जो है वो किसके परम भक्त है? तो कृष्ण भगवान के परम भक्त है रसखान। आगे बता दीजिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? प्रेम ऐनी श्री राधिका, तो प्रेम ऐनी श्री राधिका जो है ना, यह रसखान रचनावली से संकलित है। आगे बताइए, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? जवाब क्या हो जाएगा? रसखान, यानी कि 10वां का ए ऑप्शन होगा। आगे बताइए, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो राधा और कृष्ण को क्या कहा गया है? माली और मालिन कहा गया है। राधा और कृष्ण को ही माली और मालिन कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन, कबीर रसखान किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे? 12 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो कबीर रसखान जो है यह पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, पठान राजवंश में। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू भारी, यह किस कवि का कथन है? तो बाबू यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू भारी। अगला नंबर क्वेश्चन, तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तिहुपुर का अर्थ होता है तीनों लोक। तिहुपुर शब्द का अर्थ होता है तीनों लोक, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कबीर रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? तो कबीर रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा देने वाला है गोस्वामी विठलनाथ, यानी कि 15 का ए ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू भारी? ये किसने कहा था? ये रसखान की रचनाओं से मंत्रमुग्ध होकर के कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू भारी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कभी पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो पठान राजवंश में उत्पन्न कौन हुए थे? रसखान हुए थे। चलिए आगे आप लोग बता दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे आप लोग बताइए। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? अपने पदों में कृष्ण का लीला गान करने वाले रसखान ही है। आगे बताइए, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो मथुरा और वृंदावन पर धावा एक साथ बोला था नादिर शाह के सिपाहियों ने, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो जवाब क्या हो जाएगा? रसखान चौपाई में सिद्ध थे, नहीं सवैया में, सॉरी भाई, यहाँ पे रसखान किस में सिद्ध थे? सवैया में हो जाएगा ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रसखान सवैया में सिद्ध थे, रसखान जो है या किस में सिद्ध थे? तो सवैया में सिद्ध थे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, कह रहा है, अच्छा चैप्टर नंबर 3 कह रहा है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? पहला नंबर क्वेश्चन, कवि ने पर्जन्य, पहला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, पर्जन्य किसे कहा है? तो बादल को पर्जन्य कहा गया है, बादल को ही पर्जन्य कहा गया है बाबू, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सयानप बांक नहीं, यह किसने कहा था? ध्यान रखिएगा, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सयानप बांक नहीं, यह कहने वाले हैं घनानंद, घनानंद जिनको नादिर शाह के सैनिकों ने मार दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, मो आंसू बिन ही ले बरसो, कौन कहते हैं? मो आंसू बिन ही ले बरसो, यह किनके द्वारा कहा गया है? यह घनानंद के द्वारा ही कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद जो है वो ब्रज भाषा के कवि हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए, कह रहा है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो विधवा चाहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती है, इसका चित्रण किसने किया है? तो घनानंद ने इसका चित्रण किया है। आगे बता दीजिए बाबू, सुजान सागर किनकी रचना है? तो सुजान सागर घनानंद की रचना है, सुजान सागर किनकी रचना है? तो घनानंद की रचना है। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार, तो अति सुधो स्नेह के मार्ग है घनानंद के द्वारा लिखा गया है। आगे, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन, तो घनानंद के द्वारा रचित अत्यंत प्रसिद्ध उनका
सवैया और धनाक्षरी है ना, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या है? सवैया और धनाक्षरी प्यारे बच्चों, डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वीरह लीला किनकी रचना है? तो वीरह लीला घनानंद की रचना है। वीरह लीला किनकी रचना है? तो घनानंद की रचना है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए घनानंद किस धारा के कवि है? तो घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। आगे बता दीजिए मीरमुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो मीरमुंशी ने घनानंद का वध किया था। मीरमुंशी ने किसका वध किया था? तो मीरमुंशी ने घनानंद का वध किया था। आगे बताइए कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया? तो नादिर शाह के सैनिकों ने। बाबू सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर है कि कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1689 में। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1689। आगे बताइए चैप्टर नंबर 4 स्वदेशी कह रहा है कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? पहला नंबर क्वेश्चन। तो प्रदेश की विद्या पढ़ने का परिणाम हुआ कि सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है। आप लोग पढ़ाए थे कि पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए, पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए, ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर है प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो प्रेमघन अपना आदर्श किसको मानते हैं? तो महात्मा गांधी को नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सबकी लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो जवाब हो जाएगा स्वदेशी कविता से उद्धृत है। आगे बताइए स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? जवाब होगा प्रेमघन। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? प्रेमघन, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो जीर्ण जनपद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। जीर्ण जनपद पांचवा का ए ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए स्वदेशी कविता संकलित है। स्वदेशी छठा नंबर क्वेश्चन। तो स्वदेशी कविता है प्रेमघन सर्वस्व से लिखा हुआ, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो भारत सौभाग्य प्रेमघन का प्रसिद्ध नाटक है, ध्यान रखना बाबू। आगे बताइए कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर के लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो कौन सी विद्या? विदेशी विद्या पढ़कर के लोगों की बुद्धि जो है वो विदेशी हो गई है। आगे बताइए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना किस नाम से संग्रहित है? 9 नंबर। तो बद्री नारायण चौधरी की जो रचना है वह प्रेमघन सर्वस्व के नाम से क्या है? प्रचलित है। आगे प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? 10वां नंबर क्वेश्चन। तो प्रयाग रामागमन या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। प्रयाग रामागमन किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है प्रयाग रामागमन, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सबकी लजात भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय गिनात, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो जवाब होगा स्वदेशी कविता से लिया गया है। अगला बताइए प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो प्रेमघन जी भारतेंदु युग के कवि हैं, सी ऑप्शन होगा। प्रेमघन जी किस युग के कवि हैं? तो भारतेंदु युग के कवि हैं। अगला नंबर क्वेश्चन स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो याद रखिएगा प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है स्वदेशी शीर्षक कविता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? ग्रामीण जीवन का। तो ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है जीर्ण जनपद में, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जीर्ण जनपद में इसका विस्तृत रूप से चित्रण किया गया है। आगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ध्यान रखिएगा कभी प्रेमघन का पूरा नाम पूछ लेता है तो आपको बताना है, ठीक है ना? आपको बताना है, ठीक है ना? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो जवाब हो जाएगा 1855 में। बाबू ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका जवाब एकदम सही है। क्लियर, याद रहेगा। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद 16 नंबर कह रहा है कि ठटे विदेशी ठाट सब बन्यो देश विदेश सपन हो जिनमें ना कहूं भारतीय तालिस, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो जवाब हो जाएगा यह स्वदेशी शीर्षक कविता से है। आगे बताइए मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? 17 नंबर। तो ध्यान रखिएगा यह पंक्ति स्वदेशी कविता से ही है। अगला नंबर क्वेश्चन बता दो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी नामक मासिक पत्रिका से क्या किया है? मासिक पत्रिका का संपादन किया है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वाहन वचन बेस रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह स्वदेशी शीर्षक कविता की है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो जवाब हो जाएगा प्रेमघन। भारतेंदु युग के कवि कौन है प्यारे बच्चों? तो जवाब हो जाएगा प्रेमघन। अगला 5वां नंबर चैप्टर है भारत माता। भारत माता सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? बताओ बाबू भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? अच्छा सेलिब्रेशन के बारे में क्या बताया, कितना बजे से रखे हैं जी? नहीं 1 लाख पूरा तो नहीं हो गया, ये भी बड़ा समस्या है रे बाबा। सेलिब्रेशन के बारे में कब हम रखे थे? जल्दी से बताओ बाबू। अरे यार ये तो पूरा होने के कगार पर पहुंचा हुआ है पूरा होने के कगार पर पहुंचा हुआ है रे बाबा। पूरा नहीं होने 9:30 बजे से रखे थे ना? 9:30 बजे से रखे थे ना? चलिए 9:30 बजे तक पूरा हिंदी तो खत्म कर ही लेंगे। चलिए नौबत खाने में इबादत वाला है, साथ का गलती है, कोई बात नहीं, दो गलती उसको सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अरे भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो जवाब होगा यथा तथ्य चित्र। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है बाबू, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना? अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। दूसरा नंबर कह रहा है भारत मां के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो भारत मां के श्रेष्ठ मुख की तुलना किससे की है? जवाब होगा छाया युक्त चंद्र से, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइए। तो सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता उदास माटी की मूर्ति है। आगे बताइए सफल आज उसका तप संयम पीला हिंसा सत्य सुदोतम प्रस्तुत पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह भारत माता शीर्षक पाठ की है बाबू, याद रखिएगा। आगे बताइए युगवाणी किसकी काव्य कृति है? 5वां नंबर। तो युगवाणी है सुमित्रा नंदन पंत की, सी ऑप्शन सही होगा। युगवाणी किसकी कृति है? सुमित्रा नंदन पंत की, ध्यान रखिएगा। आगे सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है? तो सुमित्रा नंदन पंत ने मानव को समाजवाद की ओर आकृष्ट किया बाबू, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ है? बच्चों ध्यान रखिएगा पूरे 1900 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ है, ठीक है ना? चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो 8वां नंबर क्वेश्चन का ध्यान याद रखिएगा 30 करोड़। आप लोग को पढ़ाए थे कि 30 करोड़ संतान नग्नतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है युगपत किस कवि की रचना है? 9वां नंबर क्वेश्चन युगपत किस कवि की रचना है? ध्यान रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है युगपत। आगे बताओ बाबू 30 कोटि संतान नग्नतन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? 30 कोटि संतान नग्नतन, यह भारत माता शीर्षक कविता का है 30 कोटि संतान नग्नतन। आगे बताओ बाबू गुंजन किस कवि की रचना है? 11 नंबर। तो ध्यान रखिएगा गुंजन जो है ना ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? आगे बताइए कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासी बनी हुई है? कौन अपने घर में प्रवासी बनी हुई है? तो भारत माता अपने घर में प्रवासी बनी हुई है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए ग्राम्या किसकी रचना है? 13 नंबर प्यारे बच्चों जवाब होगा ग्राम्या, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ग्राम्या, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए सुमित्रा नंदन पंत के पिताजी का नाम था गंगादत्त पंत। सुमित्रा नंदन पंत के पिताजी का नाम क्या था? गंगादत्त पंत, याद रखिएगा। आगे बता दीजिए कह रहा है किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 15 नंबर। तो किस कृति पर मिला था बाबू? गुंजन चिदंबरा पर मिला था ना? चिदंबरा पर मिला था, बी नंबर ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर चैप्टर जनतंत्र का जन्म। कह रहा है कि मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है? तो याद रखिएगा मिट्टी की अबोध मूर्त कौन होता है प्यारे बच्चों? जनता। जनता क्या है? मिट्टी की अबोध मूर्त है। जनता जो है ना यह मिट्टी की अबोध मूर्त है। आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म खाली स्थान जिले में हुआ। दूसरा नंबर तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ है वह बेगूसराय जिला में हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित पाठ तीसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों याद रखिएगा कौन सा है? जनतंत्र का जन्म है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा।
जो बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही। आगे बताइए, ये सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन लाती है, यह पंक्ति किसकी है? तो सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन लाती है, यह पंक्ति किसकी है? जवाब होगा ये रामधारी सिद्धिनकर की पंक्ति है। चौथा का ए ऑप्शन सही होगा। चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम। पांचवा नंबर, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या होगा? तो याद रखिएगा, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब है। आगे बताइए, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? तो उर्वशी पर। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आगे बताइए, दिनकर जी कवि के साथ साथ और क्या थे? तो जवाब होगा उपन्यासकार भी थे। कवि के साथ साथ यानी कविता भी लिखते थे और गद्य की रचना करते थे। गद्यकार थे कि क्या थे बाबू? सातवां का एक बार देख लेते हैं, रुक जाइए जरा। कवि रामधारी सिंह दिनकर उपन्यासकार के साथ साथ और क्या थे? गद्यकार थे, बिल्कुल सही है। गद्यकार थे प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर कहां के रहने वाले थे? तो जवाब होगा बिहार। बिहार के बेगूसराय जिला में सिमरिया गांव में उनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में उनका जन्म हुआ था, याद रहेगा। बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में उनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना? याद रहेगा ना? याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है? 9वां नंबर, तो सिंहासन खाली करो की जनता आती है या जनतंत्र का जन्म कविता कहीं है? अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन लाती है, किस कविता की पंक्ति है या जनतंत्र का जन्म कविता का है? बाबू आगे बताइए, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्वर है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, डी ऑप्शन सही होगा। दिनकर के काव्य का मूल स्वर है ओज और राष्ट्रीय चेतना। आगे बताइए, कभी दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो कभी जो है ना वो जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। कभी दिनकर जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कभी दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहन करके खिला रही है? कभी दिनकर के अनुसार कौन है जो सोने का ताज पहन करके खिला रही है? तो जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, देश की मिट्टी जो है, देश की मिट्टी। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन कविता भाषण भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? तो जवाब होगा जनतंत्र का जन्म जो है वो भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। आगे बताइए, इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना 15 नंबर क्वेश्चन बाबू ध्यान रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? ओंकार है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। एक मिनट, हाँ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम। तो रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी कौन थे? रवि सिंह, याद रखना बाबू आप लोग। आगे कौन राष्ट्र कवि है? तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को ऐसे भी राष्ट्र कवि कहते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है हिरोशिमा। हिरोशिमा, चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता। तो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है हिरोशिमा। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? हिरोशिमा, याद रखिएगा बाबू। 100 के कंप्लीट हो गया रे भाई। अरे आप लोग मैसेज कर दिए कि 100 के कंप्लीट हो गया, इसे हो जाएगा। ले भाई चलो कोई बात ना, फिर भी सेलिब्रेशन तो मनाएंगे, ठीक है ना? सेलिब्रेशन तो मनेगा ही मनेगा, चिंता ना करिए आप लोग, ठीक है ना? तो कोई बात बाबू, सेलिब्रेशन तो फिर भी होगा। ऑफिस में आज खुशियों का माहौल है कि 9वीं क्लास बिहार बोर्ड में पहली बार प्यारे बच्चों, पहला ऐसा चैनल है 9वीं क्लास का जिस पर 1 लाख बच्चे पूरा हुए हैं और सबसे पहले पहल हम लोग किए थे 9वीं क्लास शुरू करने का। तो आज बहुत बड़ी बड़ी घोषणा भी करना है ना, तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम आप लोगों को कुछ कभी देंगे 9:30 बजे, ठीक है ना? तो 9:30 बजे आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? जल्दी से बताइए, तो जवाब क्या होगा? इसका जवाब कितने बच्चे जानते हैं मुझे बताइए। अब बताओ जल्दी जल्दी से, ठीक है ना? जल्दी जल्दी से बताइए, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात तो आगे जी ने किया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे ने किया है। आगे बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था जापान पर, ए ऑप्शन सही होगा। आगे आगे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हो जाएगा। आगे बताइए, तार सप्तक के संपादक थे प्यारे बच्चों, तार सप्तक के संपादक 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे ही है। आगे बताइए, हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा कहां है? जापान में है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे कह रहा है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश जापान को ही कहा जाता है, 7वां का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए, कह रहा है नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो नदी के द्वीप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे की रचना है। आगे कह रहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे के पिता का नाम 9वां नंबर, तो जवाब होगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी या दसों दिशाओं में, जवाब क्या होगा? मिट्टी से होगा, सॉरी मिट्टी से, सी नंबर। आगे बताइए, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे की रचना है, शेखर एक जीवनी उपन्यास। आगे प्यारे बच्चों, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? एक बूंद सहसा उछली या किसकी रचना है? तो 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यह आगे की रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे की रचना है, एक बूंद सहसा उछली। 13 नंबर, आगे का जन्म कब हुआ? तो जवाब याद रखिएगा 1911 ईस्वी में आगे का जन्म हुआ है। आगे हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? तो हिरोशिमा शीर्षक कविता आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है, ठीक है बाबू? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर कह रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में कवि का नाम, 15 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। हिरोशिमा शीर्षक कविता में कवि का नाम 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पुष्पकर्णी किसकी रचना है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा बाबू? पुष्पकर्णी भी आगे जी की रचना है, ठीक है ना? पुष्पकर्णी आगे जी की रचना, डी ऑप्शन होगा। आगे चिंता किसकी रचना है? 17 नंबर क्वेश्चन, चिंता किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो बताइए, चिंता 17 नंबर जवाब हो जाएगा, ये भी आगे जी की रचना है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा चैप्टर नंबर 8 में आ गए हैं, एक वृक्ष की हत्या। कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि जो है यह शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो ध्यान रखिएगा, देश के दुश्मनों से नहीं, शहर को बचाने की बात करते हैं नादिरों से, शहर को बचाने की बात हो रहा है, तो नादिरों से शहर को बचाने की बात करते हैं। आगे बताइए, कुंवर नारायण कवि है, कैसे कवि है? तो नगर संवेदना के कवि है, कुंवर नारायण नगर संवेदना के कवि हैं, याद रखिएगा। आगे बताओ बाबू, दूर से ही ललकारता कौन और मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? कि दूर से ही ललकारता कौन और मैं जवाब देता दोस्त, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो जवाब होगा एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या से है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष का जो सूखा डाली है वो किसकी तरह था? तो जवाब होगा राइफल की तरह, राइफल की तरह था। आगे बता दीजिए, चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो यह भी ध्यान रखिएगा, कुंवर नारायण की रचना है। 5वां का प्यारे बच्चों डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, चक्रव्यूह किनकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना है। आगे बताइए, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो एक वृक्ष की हत्या लिया गया है इन दिनों से,
एक वृक्ष की हत्या कहां से लिया गया? इन दिनों से लिया गया है। आगे बताइए, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य की सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता का नाम है एक वृक्ष की हत्या, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, निम्नलिखित में नगर संवेदना के कवि कौन है? तो जवाब होगा कुंवर नारायण। नगर संवेदना के कवि कौन है प्यारे बच्चों? तो कुंवर नारायण, याद रखिएगा। आगे बता दो आप लोग, दूर से ही ललकारता कौन? और मैं दूर से ही ललकारता है एक वृक्ष हत्या कविता के अनुसार चिन्हित करें। दूर से ही ललकारता क्या हो जाएगा? वृक्ष हो जाएगा ना। नौवा का क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बता दीजिए, कह रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? तो जवाब होगा वृक्ष हमेशा चौकन्ना रहता था। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? तो वृक्ष हमेशा चौकन्ना रहता था। ठीक है ना। आगे बताओ, चैप्टर नंबर 9 कह रहा है कि वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वीरेंद्र डंगवाल को दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे बताइए, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ है। गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, हमारी नींद कविता कहां से ली गई है? बाबू, दुष्चक्र में श्रेष्ठता पाठ कहां से ली गई है? ये हमारी नींद लिया गया कहां से? दुष्चक्र में श्रेष्ठता से, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो नींद जो है वो आलस का प्रतीक है। नींद किसका प्रतीक है? आलस का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। सेलिब्रेशन साइन बेस होगा। हिंदी आज पढ़ा लेंगे, व्याकरण व्याकरण तो पूरा नहीं हो पाएगा, व्याकरण तो कल बताएंगे। ठीक है ना। सेलिब्रेशन आज करना है भाई। 9वीं क्लास में 1 लाख बच्चे पूरा हुए हैं। बिहार बोर्ड में इतिहास बना है, पहली बार 9वीं क्लास का क्वेश्चन इतना बड़ा हुआ है। तो सेलिब्रेशन तो बनाना बनता है और आप लोगों को तो सपोर्ट करना बनता है। चलिए सभी बच्चे आ जाइए उधर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? 5वां नंबर जवाब हो जाएगा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बताइए। कह रहा है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया है? जवाब होगा वीरेंद्र डंगवाल, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताओ बाबू, वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ 1991 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आगे बताओ, कह रहा है घूमता आईना शीर्षक के स्तंभ लेखन किसने किया? घूमता आईना, ध्यान रखिएगा, वीरेंद्र डंगवाल ने ही घूमता आईना नामक क्या किया है? स्तंभ लेखन का कार्य किया है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान। क्या कह रहा है? कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ है प्यारे बच्चों? अनामिका का जन्म याद रखिएगा 1961 में अनामिका का जन्म हुआ है, ए ऑप्शन होगा। ठीक है ना। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। सृष्टि के विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है? सृष्टि के विकास कथा का प्रथम अक्षर है विफलता पर छल के आंसू। आगे बढ़ते हैं बाबू। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं हटता है? कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं हटता है? तो चौखट में क्या नहीं हटता है? आगे बताइए, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो याद रखिएगा, अक्षर ज्ञान कविता में बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। अक्षर ज्ञान कविता में किसका आधार लिया गया है? बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। आगे बताइए, घड़े साल उड़कता हुआ उसका घा किस पर आकर के थमक जाता है? तो ध्यान रखिएगा, घड़े साल उड़कता हुआ उसका घा जो है वह अंगा पर आकर के थमक जाता है। आगे बताइए, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? बीजाक्षर, तो ध्यान रखिएगा, बीजाक्षर जो है वो अनामिका की ही रचना है। आगे, कवित्री अनामिका के पिता का नाम बताइए। तो कवित्री अनामिका के पिता का नाम था श्यामनंदन किशोर। कवित्री अनामिका के पिता का नाम श्यामनंदन किशोर। आगे बताओ बाबू, पंक्ति से उत्तर जाता है उसका था किस कविता की पंक्ति है? ये भी अक्षर ज्ञान कविता की पंक्ति है। आगे कहा है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहां से ली गई है? तो अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता लिया गया है कवि ने कहां से? कहां से? कवि ने कहा। आगे बताओ बाबू, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंगा के डा को बेटा क्या समझता है? डा को समझता है मां, और उस बूंदे को समझता है गोदी में बैठा हुआ बेटा। ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन, उसका खा खरगोश की खालिश बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की है? यह अक्षर ज्ञान कविता की है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, चैप्टर नंबर 11 कह रहा है लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि के द्वारा भाषांतरित किया गया है? लौट कर आऊंगा फिर किस कवि के द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो जीवनानंद दास के द्वारा, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं, जीवनानंद दास के द्वारा सबसे लास्ट वाला चैप्टर ये वाला है, प्रयाग शुक्ल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहां लौटने की बात करते हैं? तो यह बंगाल में लौटने की बात करते हैं। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि है वो कहां लौटने की बात करते हैं? बंगाल में लौटने की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? लौट कर आऊंगा फिर, यह जीवनानंद दास की रचना है। ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है कवि जीवनानंद दास का जन्म, तो जन्म हुआ है 1899 में। ठीक है ना। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ है? 1899 में। आगे बताओ बाबू, जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो जवाब होगा बनलता सेन, यानी कि सी ऑप्शन। आगे बताइए, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? जवाब होगा लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता। आगे, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम? तो लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? प्रयाग शुक्ल है, ध्यान रखिएगा। कौन वाला गलती हो गया भाई? कौन वाला गलती हो गया जी? नदियां मैदान बुलाएंगे मैं आऊंगा, लौट कर आऊंगा फिर, ऐसे किसी एक नंबर गलती है। क्या कर रहा है? लौट कर आऊंगा फिर, एक मिनट रुक जाओ बाबू। प्रयाग शुक्ल होगा तो जीवनानंद दास होगा, हो सकता है कि फिर करके क्या शुरू में सही लिखे लगता है। ये हो गया सबसे लास्ट वाला रणबीर त्रिपाठी, लौट कर आऊंगा फिर प्रयाग शुक्ल के द्वारा भाषांतरित किया गया है। सही तो है, कहां दिक्कत आ रहा है? कौन एक दिक्कत है जी? कविता किस कवि के द्वारा भाषांतरित की गई है? तो प्रयाग शुक्ल के द्वारा। लौट कर आऊंगा फिर प्रयाग शुक्ल के द्वारा भाषांतरित किया गया है, कहां गलती है? एक नंबर ऑप्शन कहां गलती है? एक का गलत है। एक का गलत कैसे है भाई, बताओ ना। लौट कर आऊंगा फिर किस कवि के द्वारा भाषांतरित की गई है? तो प्रयाग शुक्ल ठीक है तो है। अरे भाई आप लोग तो गजब इंसान है जी। सही तो है बाबू, बट आप लोग झुट्टो के खाली गलती है, ये गलती है। सही है, ठीक है ना, सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कवि जीवनानंद दास इसका हंस बनना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कवि जीवनानंद दास किशोरी का हंस बनना चाहते हैं। और अब सबसे लास्ट चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? सबसे लास्ट है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? यार रेनर मारिया रिल्के की पंक्ति है बाबू, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में यार रेनर मारिया रिल्के की पंक्ति है, जवाब आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो ध्यान रखिएगा, यह जर्मन भाषा से अनुवादित है। आगे, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। आगे बताइए, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? धर्मवीर भारती ने, यानी चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? तो रेनर मारिया रिल्के जर्मन भाषा के कवि है। आगे बताइए, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली गीतात्मक है। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? गीतात्मक। आगे बताइए, कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? जवाब होगा प्रभु के चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं।
रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहां हुआ था? जवाब होगा रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ है ऑस्ट्रिया में। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहां हुआ है बाबू? रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ है ऑस्ट्रिया में, याद रखिएगा। आगे बताइए, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता जो है यह भक्ति भाव की है, बी ऑप्शन होगा। आगे, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि के द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो यह धर्मवीर भारती के द्वारा भाषांतरित किया गया है, याद रखिएगा। आगे है रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम। तो रेनर मारिया के रिल्के के पिता, रेनर मारिया रिल्के के पिता कौन थे? जोसेफ रिल्के, याद रखिएगा। आगे बताइए, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो लाइफ एंड सॉन्ग्स रेनर मारिया रिल्के की कविता है, सी नंबर ऑप्शन। आगे, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? तो मेरे बिना तुम प्रभु, यह प्रभु भगवान को संबोधित है ना, तो जवाब होगा प्रभु को संबोधित है, ध्यान रखिएगा।